हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके बताएं फटाफट, और बताएं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम। मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं फटाफट क्या पढ़ रहे थे हम, फिर हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में भी हमारा टॉपिक चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। बताएं जी। मोनू फिलहाल तो ये बताएं कि टॉपिक क्या चल रहा था, बता दीजिए। जी बताइए मुझे, आपका टॉपिक क्या चल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत हम पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, बताइए जी, और फिर हम आगे देखते हैं, चलते हैं आगे। जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। टॉपिक बता दीजिए आप लोग कि क्या था हमारा, उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं। और फटाफट आप लोगों का सबका ध्यान कॉपी पेन के साथ क्लास में हो। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ तक पहुँच गए थे हम, ये मैंने लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम। इसमें हम कहाँ तक पहुँच गए थे। मुझे पता हो कि आप क्या कर रहे थे।
मुझे अपने फ़ोन में दिखा दीजिएगा एक बार कि क्या चल रहा था। आपके फ़ोन में दिखा दीजिएगा कि बैच नंबर 7 में लास्ट क्लास क्या थी मेरी। बैच नंबर 7 लास्ट क्लास हिस्ट्री की। लो जी, चलिए तो देखिएगा, क्लास अभी स्टार्ट है ना। देखिएगा जी, हम पढ़ रहे थे कि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए क्या, ठीक है, की जांच के लिए अब क्योंकि सारे के सारे लोग नाराज हो गए थे, महात्मा गांधी और जो बड़े बड़े लीडर थे सब जो है खिलाफ हो गए सरकार के, तब जांच के लिए हंटर कमेटी बैठाई गई। हंटर कमेटी बैठाई गई, हम हंटर कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी जो है जांच करेगी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। इस कमेटी में 8 सदस्य थे टोटल, जिनमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। 5 अंग्रेज व 3 भारतीय। तो इस कमेटी ने जो रिपोर्ट अपनी तैयार करके दी, इस कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है, टाइम टेबल अपडेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं जी, देखिए आप लोग, इस कमेटी की जो रिपोर्ट बताती है उसमें बताते हैं कि 379 लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में और 1200 लोग घायल हुए थे, और ये जनरल डायर द्वारा की गई एक भूल थी बस, इसलिए जनरल डायर को छोड़ दिया जाएगा। तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो हमारे हित की नहीं थी, हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोषी नहीं ठहराया। तो इसके बाद अब देश में और भी आक्रोश फैल गया और गांधी जी ने कहा बस जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है उसके बाद जो ये जांच हुई इससे हम सेटिस्फाई नहीं है, हम अब एक आंदोलन करेंगे, अब देश में होगा आंदोलन। यहाँ तक फटाफट नोट करके कमेंट करके बता दें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो लोग इस वीडियो को रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं वो भी मुझे बता दें। वो कैसे बताएंगे, वो अपना टाइम ले लें। जलियांवाला बाग हत्याकांड पिछली वीडियो में हो चुका था 13 अप्रैल 1919। बताएं फटाफट। डन। इसके बाद देखिएगा जी आप लोग, हंटर कमेटी ने जांच की, जांच में जो है सेटिस्फाई हुए नहीं हम। उसके बाद 1920 कांग्रेस पार्टी गांधी जी के साथ मिलकर
असहयोग आंदोलन शुरू करती है। अब एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। गांधी जी ने कहा इसमें हमें सरकार का सहयोग नहीं करना किसी भी तरीके से। जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अदालत है, केंद्रीय सभा है, केंद्रीय सभा है, इन सब का हमें बहिष्कार करना है। इन सब का बहिष्कार करना है, यानी बायकॉट करना है। सबका बहिष्कार करो। तो कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा, कोई भी बच्चा कॉलेज में नहीं जा रहा, कोई टीचर स्कूल में नहीं जा रहा पढ़ाने को। सबने जो है बहिष्कार किया, सबने जाकर के बहिष्कार किया। कोई टेक्निकल इश्यू है, चलिए देखिए एक बार। तो ये आंदोलन इतना जबरदस्त चला कि सरकार के ऊपर दबाव आया। लेकिन इसी आंदोलन के चलते 4 फरवरी 1922 यूपी में एक जगह पर जिसका नाम था चोरी चौरा, चोरी चौरा में एक घटना घट गई जिसको चोरी चौरा कांड कहते हैं। इसमें आंदोलनकर्ताओं ने 22 पुलिस वाले, 22 पुलिसकर्मी और एक चौकीदार, पुलिस स्टेशन को आग लगा के इन लोगों को जिंदा जला दिया। 22 पुलिसकर्मियों को और एक चौकीदार को जिंदा जला दिया गया। इस घटना को कहा गया चौरा चौरी कांड। गांधी जी ने कहा यह आंदोलन मैंने शुरू तो इसलिए किया था कि जो है देश को तरक्की मिलेगी, आज़ादी की तरफ चलेंगे हम, लेकिन क्योंकि इसमें हिंसा हो गई तो 12 फरवरी 1922 12 फरवरी 1922 गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में, 22 में वापस ले लिया। पूछा जाता है किस घटना के बाद वापस लिया था? चोरा चोरी के बाद। जब ये आंदोलन चल रहा था तो कुछ नए विद्यापीठों की स्थापना हुई थी भारत में, जैसे काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और एक जामिया मिलिया। जामिया मिलिया इन सब की स्थापना 1920 और 22 के बीच यानी असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। पूछ लिया जाता है कौन सी यूनिवर्सिटी या विद्यापीठ असहयोग आंदोलन के दौरान बना था। फटाफट यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत? फटाफट।
ये असहयोग आंदोलन चला और चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, ये चेक कीजिएगा लेकिन एक बार, क्या एक कर दीजिए लेकिन कोई भी कर लो एक बार, ठीक है। तो देखिए जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए। गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए, गिरफ्तार हो गए और 6 साल की सज़ा हुई। सज़ा 6 साल की हुई, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण बीमार होने के कारण 2 साल में रिहा। 2 साल में रिहा हो गए। और गांधी जी 2 साल में रिहा होने के बाद 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, ये घटना घटती है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के लिए पैसे की कमी पड़ गई थी और वो पैसा पूरा करने के लिए कुछ युवाओं ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे। कुछ युवाओं ने सोचा कि अब हम लोग जो है पैसे का जुगाड़ करेंगे। तो अब कुछ युवा पैसे का जुगाड़ करने के लिए निकलते हैं और वो 9 अगस्त 1925 को कुछ युवा जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र सिंह, रोशन सिंह, इन सब ने मिलकर के काकोरी नाम की जगह पे, काकोरी में अंग्रेज़ों की ट्रेन को लूटा। अंग्रेज़ों की ट्रेन जा रही थी जी, खजाने से भरी हुई। तो अंग्रेज़ों की ट्रेन को लूटा इन लोगों ने, और इन लोगों ने इस ट्रेन में से लगभग 7-8 हज़ार रुपये का खजाना लूटा। तो इस लूट को इतिहास में कहा गया था काकोरी कांड। क्या कहा गया था? काकोरी कांड। इसको काकोरी कांड कहा गया, लेकिन आज 2021 में ही इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसको फिलहाल कहा जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो ये घटना हुई। इस घटना में ये जो 4 है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र सिंह, इन चारों को फांसी हुई।
इस घटना के बाद इन चारों को फांसी हुई और चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना के बाद फरार निकल गए। तो काकोरी ट्रेन एक्शन में, काकोरी कांड में किस किस को फांसी हुई थी? इन चारों को हुई थी। किस किस चारों को? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र सिंह, इन चारों को फांसी हुई। चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना में बच गए थे। इस घटना को कहा जाता है काकोरी कांड। यहाँ तक बताइए कोई समस्या है तो? ये हो गया जी काकोरी कांड। नोट करिए फटाफट। कीजिएगा अच्छे से नोट। इस घटना का फिलहाल नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये 2021 में चेंज कर दिया गया है। नए बैच से रिलेटेड जिसको जो पूछना है वो टेक्निकल टीम से पूछिएगा कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पे। क्लास में किसी भी टीचर से ऐसे सवाल पूछोगे टीचर नहीं बता पाएगा। टीचर को नहीं पता होता कि क्यों पेमेंट नहीं हो रही, क्या हुआ है क्या नहीं है। ये सच है बात इनकी। जी बताइएगा। चलते हैं आगे। देखिए जी, काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद अब हालात ऐसे हुए कि 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई। कि साइमन कमीशन आएगा और ये भारत में आने वाले समय में जो कानून बनेंगे उसकी रूपरेखा तैयार करेगा। जैसे 1909 में एक अधिनियम आया था कि भाई 10 साल के लिए भारत ऐसे चलेगा, एक टेम्परेरी संविधान था मान लो। फिर 1919 में आया था, 10 साल के लिए ये आया था। तो अब इसको 10 साल हो जाएंगे 1929 में, तो 1929 में भी तो नया संविधान तैयार करना पड़ेगा ना। तो उसी की रूपरेखा के लिए साइमन कमीशन की घोषणा हुई। दिक्कत ये थी कि इसकी घोषणा होते ही इसमें जो लोग होंगे वो सारे के सारे अंग्रेज होंगे। समस्या ये थी। तो होता क्या है, साइमन कमीशन की घोषणा होते ही कांग्रेस पार्टी का दिमाग खराब हो गया। कांग्रेस ने कहा ये तो बिल्कुल गलत है, हमारा कानून तो हम बनाएंगे, अंग्रेज क्यों बनाएंगे। तो कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू इस बात पे अड़ गए, हमारा कानून हम बनाएंगे। अंग्रेजों ने कहा तुम भी बना लो, और ये तैयार करने लगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी। इन्होंने कहा ठीक है, साइमन कमीशन से पहले हम अपनी नेहरू रिपोर्ट तैयार कर देंगे और अगला जो कानून है वो हमारा नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से चलेगा। नेहरू रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह इन्होंने भी पार्टी बना ली। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएटेड, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएटेड, बार बार बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएटेड। आप लोग भी जहाँ भी बैठे हैं एक बार साथ में बोलेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएटेड। इस पार्टी की स्थापना की कि ठीक है भविष्य में जब संविधान आएगा नया तो इलेक्शन वगैरह लड़ेंगे हम भी। फाइनली साइमन कमीशन 7 सदस्यों के साथ 1928 में लाहौर पहुंचा। जिस साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी, नेहरू रिपोर्ट तो उसके खिलाफ तैयार हो रही थी, लाहौर पहुंचा जी। लाहौर में
लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं। लाला लाजपत राय ने आकर के साइमन कमीशन का विरोध किया, और कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस तो विरोध दूसरे तरीके से करे थे, उसके खिलाफ एक रिपोर्ट बना के। इन्होंने जो विरोध किया इसका, इन्होंने नारे लगाए, साइमन गो बैक। तो इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई। लाला लाजपत राय को मार दिया गया। और लाठीचार्ज करने वाले जो दो अंग्रेज थे, एक का नाम था सैंडर्स और दूसरे का नाम था स्कॉट। सैंडर्स व स्कॉट। तो जी जैसे ही लाला लाजपत राय की हत्या हुई, ये बात है 17 नवंबर 1928, इधर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएटेड के 3 सदस्य, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भाई पार्टी बाद में देखेंगे, इलेक्शन बाद में लड़ेंगे, पहले बदला लेंगे। इन तीनों ने आकर 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स की हत्या कर दी। स्कॉट को मारने निकले थे, लेकिन स्कॉट बच गया, सैंडर्स को मार दिया। तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था सैंडर्स को मार के। सैंडर्स को मारा था इन तीनों ने, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और इस घटना के बाद ये तीनों फरार रहे। चंद्रशेखर आज़ाद 1925 के बाद से फरार थे, इस घटना के बाद ये तीनों फरार रहे। तो एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है और फिर क्या होगा। देखिए जी, यहाँ तक की कोई समस्या आप लोगों को अगर है तो बताइएगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी, ठीक है। पूछना रहेगा किसी को कुछ? चलिए जी, जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। इसके बाद 1928 में ही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928।
इस अधिवेशन में अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और इसके अंदर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। और 1 साल का समय दिया अंग्रेजों को। एक साल का समय दिया, या तो नेहरू रिपोर्ट को लागू कर दो, नहीं तो अगले साल हम देख लेंगे, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट लागू हुई 1928 में ही। उसके बाद देखिए जी क्या होता है। उसके बाद अगले साल अप्रैल 1929 में केंद्रीय सभा के अंदर केंद्रीय सभा में बहस चल रही थी जी। और इस बहस के बीच ये केंद्रीय सभा है। केंद्रीय सभा में चलती बहस में भगत सिंह, और बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त दोनों ने बॉम्ब विस्फोट कर दिया। दोनों ने ही बॉम्ब विस्फोट कर दिया और इस विस्फोट में किसी को कोई लॉस नहीं हुआ। दोनों ने गिरफ्तारी दे दी। दोनों ने गिरफ्तारी दे दी। भगत सिंह तो यहां पर अरेस्ट कर लिए गए, ठीक है। यहां पर एक्चुअल में केंद्रीय सभा के अंदर 2 बिल पास किए जा रहे थे। इनमें से एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया जा रहा था और ये बिल रोलेट एक्ट के जैसा ही था, क्रांतिकारियों को जेल में डालने वाला बिल। तो इस बिल के खिलाफ माहौल बना हुआ था। यहाँ पे अचानक जाके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया, ये दिखाने के लिए कि क्रांतिकारियों की आवाज़ ऐसे सुनोगे आप लोग, विस्फोट से ही सुनानी पड़ेगी। इस घटना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन होगा। यहाँ तक बताइए मुझे, कोई समस्या आप लोगों को है तो फटाफट। सही है ना सब? सब नोट करें, अच्छे से नोट्स बनाएं।
चलिए जी आगे चलते हैं हम अब। देखिए जी उसके बाद क्या होता है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की। नेहरू रिपोर्ट में चाहते थे हमें सिर्फ स्वराज मिल जाए, आधी आज़ादी। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में और अपने देश को आज़ाद करने का फैसला लिया और कहा कि अब हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग उठाई और एक घोषणा कर दी कि आंदोलन होगा। ठीक है, तब इसी अधिवेशन के उपलक्ष्य पे 26 जनवरी 1930 रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में ही रावी के किनारे तिरंगा लहराया। रावी के किनारे तिरंगा लहराया और अपने देश को आज़ाद समझ लिया। तो हम ये कह सकते हैं हमारे देश ने पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930। ये एचएसएससी ने एक बार पूछा भी है, ऑप्शन में 15 अगस्त 1947 भी था, बहुत सारे बच्चों ने वो कर दिया, लेकिन पहला आज़ादी का दिवस हमने इस दिन मना लिया था। और इसके बाद गांधी जी को मैदान में लाया जाता है। गांधी जी नया आंदोलन शुरू करो। गांधी जी ने कहा बड़ा आंदोलन करूंगा अब की बार। पिछली बार तो सिर्फ सहयोग नहीं कर रहे थे हम, अब की बार तो कानून तोड़ेंगे। तब गांधी जी 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू करते हैं। अठहत्तर लोगों के साथ कि ये जो नया आंदोलन शुरू करेंगे वो कानून तोड़ने के साथ, और कानून हम कैसे तोड़ेंगे। 24 दिन यात्रा करके 24 दिन बाद दांडी पहुंचे। दांडी भी गुजरात में है, समुद्र तट लगभग 350 किलोमीटर। 24 दिन बाद दांडी, और फाइनली यहाँ पर 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा और ये नमक कानून के साथ ही सविनय अवज्ञा शुरू हो गया। ध्यान रहे, इस पूरी यात्रा को दांडी मार्च या नमक यात्रा कहा जाता है। इस पूरी की पूरी यात्रा को दांडी मार्च या फिर नमक यात्रा कहा जाता है। इसी के साथ देश में शुरू हो गया
सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है कानून को तोड़ो अब की बार। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ये कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल को। जब पहला कानून तोड़ा वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू। बताइए कोई दिक्कत? देखिएगा जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है कानून की अवहेलना करना। तो ये गांधी जी ने 6 मार्च को दांडी यात्रा के साथ शुरू कर दिया। देखो, जो पहला आंदोलन था ना, पहले आंदोलन का मतलब था भाई आपको कुछ नहीं कहना, बस आराम से स्कूलों में नहीं जाना, ठीक है। दूसरा आंदोलन कानून तोड़ने, आपको कुछ कहना है अब की बार, यानी कि उसी आंदोलन में दूसरा गियर लगा दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ तक बताइएगा। किसी को कोई समस्या है तो फिर हम आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो बताइए मुझे। किसी को कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से तो। चलिएगा आगे चलते हैं। उसके बाद देश में चल रहा था जी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा देश में चल रहा था सविनय अवज्ञा। तब अंग्रेजों ने सोचा ये तो रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के चक्कर में 1930 में अंग्रेजों ने पहला गोलमेज सम्मेलन रखवाया। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में, जो करवाया गया था ब्रिटिश पीएम के द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा। इसमें भारत के अनेक दलों ने भाग लिया। बुलाया गया कि तुम सारे यहीं आ जाओ, यहां देखते हैं तुम्हारा कानून कैसे बनेगा। अनेक दलों ने भाग लिया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया।
इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया जा करके, ठीक है। तब पहला गोलमेज सम्मेलन लगभग रद्द माना गया क्योंकि कांग्रेस तो गई नहीं। तो मैकडोनाल्ड ने उस समय के भारत के वायसराय के ऊपर दबाव डाला, भाई क्या कर रहे हो, कांग्रेस को बुलाओ, कांग्रेस तो नहीं आई। उस समय वायसराय था इरविन, वायसराय के ऊपर दबाव डाला, इरविन के ऊपर, ठीक है। तब जाकर के इस घटना के बाद पाँच मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी और इरविन ने यही बात की कि आपको गोलमेज सम्मेलन में जाना चाहिए। सुनिए, गांधी जी की कुछ शर्तें थी इरविन के सामने, तब जाऊंगा। गांधी जी ने कहा कि नमक कानून हमारा होगा, ठीक है, हम किसी भी शराब या अफीम की दुकान के आगे आंदोलन कर सकेंगे, आंदोलन करने का हमारा अधिकार हो शांतिपूर्वक, ठीक है जी। जितने भी कैदी हैं उन सबको रिहा करो। और यहाँ पर भगत सिंह का नाम आ सकता था। अब कुछ लोग बोलते हैं जानबूझ के नहीं लिया, कुछ बोलते हैं कि लिया था लेकिन छुड़वाया नहीं। मतलब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि भगत सिंह को छुड़वाया जा सकता था अगर मेहनत की जाती तो, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने ये मान लिया कि ठीक है मैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लूँगा, ऐसे ही सविनय अवज्ञा बंद कर दूंगा। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए नहीं, इस इरविन समझौते के बाद गांधी जी माने कि ठीक है मैं दूसरे में चला जाऊंगा। इससे पहले एक घटना घट चुकी थी प्रयागराज में। एक जगह है अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क में प्रयागराज के अंदर 27 फरवरी 1930 को ही घटना 31 को ही घटना घट चुकी थी। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। इन्होंने कह दिया था कि भगत सिंह को मैं छुड़वाऊंगा, गांधी जी से बात करने की कोशिश की, बात नहीं बन पाई। तब पुलिस ने घेर लिया, इन्होंने खुद को गोली मार ली। तो यहां पर ये शहीद हो गए। फिलहाल इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, ये इलाहाबाद में है, ठीक है। इस घटना के बाद तो जैसे ही गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी जी मान गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को। अब देखते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या होगा, बताइए। बताइए जी, कोई समस्या है तो आप लोगों को? कोई दिक्कत है तो? सबको आ गया होगा समझ में?
देखिए जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद होता है जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जो कि 1931 में हुआ। यहाँ पर अन्य दलों के साथ कांग्रेस ने भी भाग लिया। अन्य दलों के साथ कांग्रेस ने भाग लिया, लेकिन यहां पर एक समस्या हो गई। एक स्पेशल घोषणा कर दी गई कम्युनल अवार्ड की। कम्युनल अवार्ड कहा गया कि जितने भी दल थे, जैसे दलितों को अलग से चुनाव दिए गए। मुसलमानों को तो पहले से दे रखे थे, दलितों को अलग से चुनाव। गांधी जी इस बात पे नाराज हो गए, ऐसे तो देश के टुकड़े हो जाएंगे जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पे डिमांड कर ली थी दलितों के लिए अलग से चुनाव की। तब गांधी जी इस बात पे नाराज होकर के आ गए और गांधी जी ने आकर के दोबारा अपना आंदोलन शुरू कर दिया था। तब गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ। और गांधी जी ने कहा देखो ऐसा है जी, ये पूना पैक्ट होता है, महात्मा गांधी व डॉक्टर B.R. अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। इसमें कहा गया कि जो अलग चुनाव है ना, अलग से चुनाव की जगह आरक्षण दिया जाएगा। सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी दलितों के लिए, लेकिन चुनाव एक होगा। हिंदू सारे के सारे एक साथ चुनाव करेंगे, ठीक है। तो पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के बीच सहमति हो गई। पूना पैक्ट के बाद होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में यह होता है 1932 में। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अनेक दल गए, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तीसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर। तो देखिए यहां पर कौन तीनों में गया था। अगर कांग्रेस की बात करूं सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करूं तीनों में गए थे। तीनों में जाने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तीन गोलमेज सम्मेलन वहां पर होते हैं। उन तीनों को मिलाकर के इकट्ठा करके, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को मिला के, नेहरू रिपोर्ट को मिला के, सबको मिलाकर के एक भावी संविधान तैयार किया गया, जिसको कहा गया 1935 का अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे 1935 का वो अधिनियम। यहाँ तक बताइए कोई समस्या है तो?
डन। चलिएगा आगे। ओके जी, देखिएगा जी आगे। उसके बाद आता है 1935 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में कहा गया भारत सरकार का नियंत्रण, भारत सरकार का नियंत्रण अभी भी भारत सचिव के पास होगा। भारत सचिव के पास कहाँ पर है? ये ब्रिटेन में है। ठीक है जी। भारत सरकार की अगर बात करूं, भारत सरकार किसको बोलेंगे हम? भारत सरकार होगी एक वायसराय, अभी भी वायसराय का पद बरकरार है, प्लस उसकी कार्यकारी परिषद, जिसमें 6 मेंबर होंगे, 3 + 3, 3 भारतीय 3 अंग्रेज। केंद्रीय सभा में चेंज हुआ। जो 2 दल थे, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। ये लिखा हुआ है निम्न और उच्च सदन। इसमें सीटें कर दी गई 375, इसमें कर दी गई 260। सीटें बढ़ा दीजिए। 1919 के तहत कितनी थी सीटें? यहाँ पर सीटें थी 145, यहाँ पे थी 60, यहाँ पे 260 हो गई, यहाँ पे इतनी हो गई। ठीक है। इसके अलावा इसके तहत 3 सूची तैयार की गई। संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांत सूची। ये ऐसी सूची होगी जिसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, ऐसे कानून जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ऐसे विषय। समवर्ती में केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और प्रांत सूची में प्रांत कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट डाले गए। संघ सूची में 59 विषय थे, समवर्ती में 36 विषय थे, और प्रांत सूची में 54 विषय थे। इन पे कानून बनेंगे। ये भी यहाँ पर आई। इसी अधिनियम में 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। हालांकि ये विषय पॉलिटी का है। आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में ही। एक संघीय अदालत बनी, जिसको 2 साल बाद 1937 में सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया गया। तो ये भारत के संविधान में सबसे बड़ा चेंज होगा। आप ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान पर, आज जो हमारा संविधान है ना, संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव, सबसे गहरा प्रभाव 1935 के एक्ट का है। 1935 के एक्ट का है सबसे गहरा प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर। बताइएगा मुझे आप लोग, कोई दिक्कत आप लोगों को है तो। यहाँ तक कर लीजिए इसको नोट। 1935 का अधिनियम आ गया है।
हाँ जी, बताएं समस्या अगर कोई है तो। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिएगा आगे। इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। WW मतलब वर्ल्ड वॉर। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, एक बार फिर अंग्रेज़ों को सहायता चाहिए थी। तब अंग्रेज़ों ने सहायता मांगी और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव कहता है कि आपका संविधान बनेगा, अभी पूरा नहीं हुआ था, आपका संविधान बनेगा, उसके लिए आपको हमारी हेल्प करनी होगी। हेल्प करो वर्ल्ड वॉर में, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा आपका संविधान बनेगा। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दी। नहीं दिया। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के बाद अंग्रेजों ने भेजा 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन में कहा गया कि आपका संविधान बनेगा, भारत की जनता द्वारा ही बनेगा। जनता ही तैयार करेगी। भारत का संविधान भारत की जनता ही तैयार करेगी, पहली बार एक्सेप्ट किया गया। और भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। जो डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि भारत ब्रिटेन के अधीन काम करेगा। भारत की खुद की सरकार होगी लेकिन ब्रिटेन के अधीन राज्य बनेगा ये। गांधी जी ने कहा ये तो अगली डेट का चेक है, और ये सब होगा कब? वर्ल्ड वॉर के बाद। मतलब हमें खुश कर रहे थे। महात्मा गांधी ने कहा क्रिप्स मिशन को अगली डेट का चेक, ये तो अगली डेट का चेक है, बनेगा वर्ल्ड वॉर के बाद बनेगा। को क्रिप्स मिशन को अगली डेट का चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी ने कहा बस बहुत हो गया, अब हम देखते हैं। अब गांधी जी शुरू करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, और आंदोलन भी दो तरीके से चलेंगे। देश में चलेगा भारत छोड़ो आंदोलन और विदेश में चलेगी आज़ाद हिंद फौज। यहाँ तक कीजिए फटाफट, उसके बाद देखते हैं हम अब आखिरी मोमेंट पे हैं, पीक पे हैं। आज हम देश को आज़ाद कर देंगे।
चलिए, क्रिप्स मिशन को अगली डेट का चेक कहा था गांधी जी ने, देखिए जी। तब 1942 में ही क्रिप्स मिशन के जाते ही कांग्रेस यानी गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और भारतीयों को नारा दिया, करो या मरो। ये आंदोलन चला जी, देश में रफ्तार पकड़ गया, जगह जगह हड़ताल हुई, दंगे हुए, हिंसा हुई। इस आंदोलन में, यह आंदोलन पीक पे चला जी। इस आंदोलन में लगभग 1 लाख गिरफ्तारियां हुई। गांधी जी भी जेल में गए, आंदोलन चलता रहा। यह आंदोलन चलता रहा देश में। इसी आंदोलन के बाद अगर मैं बात करूं तो 1944 तक यह आंदोलन समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन चलता रहा। जब यह आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान देश में तो चल रहा था आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उसी दौरान रास बिहारी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह के साथ मिलकर टोक्यो में 1942 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन ये फौज जो है सही नेतृत्व नहीं मिला पाया। तब यहाँ पर 1943 में पहुंचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जाकर इसका पुनर्गठन किया। तो आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में जाकर के किया और वहां जाकर के नारा लगाया, दिल्ली चलो, अब ये फौज लेके हम देश को आज़ाद करवाएंगे। नारा दिया, दिल्ली चलो। और वहां की महिलाओं को नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं, तुम अपने बच्चे दो मुझे, मैं सेना में भर्ती करूंगा, उसके बाद हम आज़ादी लेंगे। तब इन्होंने 1944 में ही अंडमान और निकोबार को जीता, कब्जा किया। और 1944 में ही मणिपुर पहुंच गए, भारत की मुख्य भूमि पर। मणिपुर में फतेह हासिल कर दी। यहाँ पर आकर के अंडमान निकोबार और मणिपुर, आज़ाद हिंद फौज लड़ाई कर रही थी, इधर से आंदोलन चल रहा था। तो गांधी जी ने रेडियो पर भाषण दिया और बधाई दी सुभाष चंद्र बोस को। तब सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी को कहा, आप राष्ट्रीय पिता हो। राष्ट्रीय पिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। फाइनली वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने जापान पे बम फेंक दिया था, उसके बाद जापान ने घुटने टेक लिए और जापान की सहायता से बनी थी। तब 18 अगस्त 1945 जापान जाते हुए प्लेन क्रैश हो गया और प्लेन क्रैश में नेताजी शहीद हो गए। आज भी वैसे रहस्य बनी हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन और बाहर से देश को ऐसे आज़ादी, दोनों काम चले एक साथ, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये आंदोलन भी ठप हो गया और आज़ाद हिंद फौज भी कमज़ोर पड़ गई नेताजी के बाद।
उसके बाद फाइनली वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था 1945 में, और अंग्रेज़ों ने फाइनली मान लिया कि अब देश को संविधान देना पड़ेगा। यहाँ तक कीजिए नोट, उसके बाद देखते हैं भारत को संविधान दिया कैसे दिया, बताइएगा जी। जिसको कोई डाउट आता है बाद में, मेरा नंबर सबके पास है, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं इस क्लास के बाद, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल इशू है, मैं आप लोगों के कमेंट ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। आ तो रहे हैं कमेंट, लेकिन वो पढ़े नहीं जा रहे। तो बाद में आप लोग कॉल कर सकते हैं मेरे साथ, मेरे पास। करें इसको फटाफट, उतारें इसको कॉपी पे। चलिए जी, देखिए जी, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद 1946 में अंग्रेज़ों ने भेजा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1940, जिसमें 3 सदस्य आए। पहले सदस्य का नाम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे का नाम एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर तीसरे का नाम। तीनों का उद्देश्य था संविधान सभा बनाना। इन्होंने संविधान सभा का गठन किया, जिसमें 389 सीटें होंगी संविधान सभा की, और ये संविधान सभा बनाएगी भारत का संविधान। अब देखो, ये इसके अंदर कितने मेंबर थे वो सब आपको पॉलिटी में पढ़ना होता है, पॉलिटी का विषय है। मैं आपको बता दूं, वैसे भी संविधान सभा का शुरू में अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थायी अध्यक्ष बने थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। ये संविधान सभा अपनी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को लेती है। 9 दिसंबर 1940 से लेकर के काम शुरू कर देती है, ठीक है। इसी बीच देश के जब आज़ादी भी बीच में आएगी, ये काम चलता रहेगा, और संविधान सभा अपना काम पूरा कर लेगी 26 नवंबर 1949 को। संविधान रेडी कर दिया था इन्होंने, लेकिन लागू करेंगे लेट। कब? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा अपना काम करेगी 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। इसी बीच 1947 में माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना आती है, और इसके 2 उद्देश्य होंगे। भारत विभाजन व
सत्ता स्थानांतरण। भारत का विभाजन करना है और सत्ता उनको देनी है। तब जिस जिस एरिया में मुस्लिम बहुलक था, जो एरिया, उस एरिया में बनेगा पाकिस्तान, और जो जो हिंदू मेजॉरिटी वाला था वो बनेगा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का विभाजन कर दिया गया, यहाँ बना पाकिस्तान और ये बना हिंदुस्तान। विभाजन का काम दिया गया था रेड क्लिफ को, सर रेड क्लिफ को, कि भाई तुम बंटवारा करोगे। तो रेड क्लिफ ने एक बाउंड्री बनाई जिसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया, दोनों आज़ाद हो गए। उसके बाद इंडिया की संविधान सभा ये काम करती रही थी बीच में, ठीक है। संविधान सभा का भी बंटवारा हो गया था। आज़ादी के बाद 299 लोग रह गए थे। ये बात आपको पॉलिटी वाले सर बता देंगे अच्छे से पॉलिटी में, ठीक है। तो ऐसे देश आज़ाद हो गया। ये हो गया जी हमारा आज मॉडर्न इंडिया कंप्लीट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को MCQ में मिल जाएंगे यार, जो बहुत सारी चीज़ें बीच में रह जाती हैं वो मैंने अपने YouTube पे बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, वहाँ आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे मैं भेजता रहता हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ तक बताइए जी। फिर जिसका जो रहता है वो हम अगली क्लास में, कल भी मैं क्लास लूँगा, ठीक है। अगली क्लास में आप लोगों का जिसका जो रहता है वो करवा दिया जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों के भाई कमेंट तो देख नहीं पा रहा, तो जिसको जो समस्या है आप लोग क्लास के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। टीम वालों को नहीं परेशान करें, मुझे कर सकते हैं, क्योंकि सवाल का जवाब मैं दूंगा। हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो टीम को कॉल करें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से कवर हो गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम मिलते हैं अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।